आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 10 जनपद पर उनके निवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद वीरभद्र सिंह ने साफ किया कि उनसे ना तो इस्तीफा मांगा गया और ना ही उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने हार के लिए मोदी लहर को जिम्मेदार बताया। इस मौके पर वीरभद्र ने राहुल गांधी का भी जमकर बचाव किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने गुरुवार को करीब शाम 4:30 बजे सोनिया गांधी से 10 जनपद पर मुलाकात की। वीरभद्र जब मिलने गए तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जब वह लौटे तो उनका चेहरा तमाम कयास खारिज कर रहा था। बकौल वीरभद्र उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया। यही नहीं, जब वीरभद्र से पत्रकारों ने इस्तीफे के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि ना तो इस्तीफा मांगा गया और ना ही उन्होंने इस्तीफा दिया। Resign on moral. No, I'm not resigning. BJP has performed better than. It doesn't mean that if you have a second or third, you resign. We have not resigned. I have not resigned. राहुल गांधी को आप मानते हैं कि And nor nobody asked for my resignation. Not happening. वीरभद्र सिंह से जब हिमाचल प्रदेश में हार का कारण पूछा गया तो उन्होंने मोदी लहर को हार का कारण बताया। उन्होंने कहा कि अकेले हिमाचल में ही नहीं बल्कि देश भर में मोदी की लहर का असर देखने को मिला है। बकौल वीरभद्र, जनता ने मोदी को पीएम बनाने के लिए वोट दिया है। ये इसके वजह ये थी कि ना केवल हिमाचल में बल्कि ये कई राज्यों में जो है वो मोदी व्यक्त थी और लोगों ने जो वोट है वो कोई हिमाचल प्रदेश में सरकार के विरुद्ध नहीं दिया बल्कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने दिया। इस मौके पर वीरभद्र सिंह राहुल गांधी का भी बचाव करते नजर आए। उनके विरुद्ध कोई सवाल नहीं है। वो नौजवान हैं और वो देश की सेवा कर रहे हैं और आज अगर एक व्यक्ति विशेष के हक में देशव्यापी लहर आती है तो उसकी वजह से कुछ लोग पीछे रह गए। इसका ये मतलब नहीं है कि राहुल गांधी जो हैं वो लीडरशिप करने में सक्षम नहीं है या भविष्य में वो अच्छा लीडरशिप नहीं दे सकते हैं। बहरहाल वीरभद्र सिंह के इस्तीफे को लेकर लगाई जा रही अटकलें अब खत्म हो गई हैं। वहीं उनकी आज की मुलाकात ने उनके विरोधियों को गजब का झटका दिया है। डे एंड नाइट न्यूज के लिए दिल्ली से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। तो वीरभद्र सिंह की सोनिया गांधी से मुलाकात में क्या क्या चर्चा हुई, क्या क्या बातें हुई, बात करते हैं दिल्ली में मौजूद हमारे संवाददाता राहुल से। राहुल, जिस वक्त वीरभद्र 10 जनपद में गए थे सोनिया से मिलने के लिए, थोड़ी संशय की स्थिति थी, लेकिन बाहर जब लौटे तो ताकतवर होकर लौटे। देखिए रूपक जी, जिस तरह से कल से लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा था, पहले राहुल गांधी से मुलाकात होती है, उसके बाद प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी से मुलाकात होती है और आज फाइनली जाकर जब सोनिया गांधी से मुलाकात होती है तो एक अलग ही तेवर में निकल के आते हैं। वीरभद्र सिंह साफ कहते हैं ना मुझसे इस्तीफा मांगा गया है और ना मैं इस्तीफा दूंगा। ये एक मोदी लहर के कारण हुआ जिसमें प्रदेश की राजनीति और प्रदेश की सरकार को नकारा गया और सीधा जनता चाहती थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसलिए इस तरह की चीज हुई कि कांग्रेस को इतनी करारी हार झेलनी पड़ी। इस बात से मैं इस्तीफा नहीं दे सकते, पार्टी की हुई है और मेरे इस्तीफा की कोई भी तुक नहीं बनती है। राहुल, आप वहीं पर मौजूद थे, 10 जनपद के बाहर ही खड़े हुए थे। दोनों दिग्गजों की मुलाकात तकरीबन 10 से 15 मिनट के बीच चली। इस दौरान क्या कुछ चर्चा हुई, कुछ पता चल पाया? देखिए, यही चर्चा हुई है कि हार के कारण क्या हुए। खुद वीरभद्र सिंह ने जाकर सोनिया गांधी को ये ब्रीफ किया है कि देखिए नरेंद्र मोदी की इतनी ज्यादा लहर थी जिसको हम लोग भाप नहीं पाए। बाद में जब मेरी वीरभद्र सिंह से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोगों की गलती हुई है कि हम भाप नहीं पाए कि नरेंद्र मोदी की लहर पूरे हिमाचल प्रदेश में भी थी, ये बात हम मानेंगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस तरह की लहर पहले भी आई है। एक बार 1900 जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने तो उस समय इंदिरा गांधी को भी चुनाव हारना पड़ा था। पार्टी में हार जीत होती रहती है, चुनाव में लगा रहता है। और जिस तरह के वापस नरेंद्र मोदी ने कहा था कि काला धन लाएंगे,
देंगे, महंगाई घटाएंगे, गैस सस्ती कर देंगे। जी, जी। ये सारी बातों पर जनता ने विश्वास किया और यही सारी बातें आज वीरभद्र सिंह ने सोनिया गांधी को बताई है कि जनता सीधा प्रधानमंत्री चुन रही थी, इसलिए उन्होंने प्रदेश की राजनीति को नकार दिया और कांग्रेस की इतनी इतिहास हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज वीरभद्र सिंह की दिल्ली में 4:30 बजे के आसपास कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। ये मुलाकात 10 से 15 मिनट चली। इस दौरान वीरभद्र सिंह ने हार के कारणों की सोनिया गांधी को जानकारी दी और वीरभद्र सिंह जब मुलाकात कर वापस लौटे तो उन्होंने साफ कहा, जिस तरह के संशय लगाए जा रहे थे उनके इस्तीफे को लेकर, उन्होंने साफ कहा ना तो उनसे इस्तीफा मांगा गया और ना ही उन्होंने इस्तीफा देने का कोई पेशकश की। हिमाचल प्रदेश की चारों संसदीय सीटों पर अपनी हार को लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब हार के कारणों की असल वजह को जानने में जुट गई है। इसके लिए राज्य कांग्रेस मुख्यालय में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को हार के कारणों की रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में संसदीय चुनाव में राज्य की चारों सीटें भाजपा द्वारा झटकने के बाद अब राज्य की कांग्रेस पार्टी हार के असल कारणों का पता लगाने में जुट गई है। इसके लिए पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई आयोजित एक अहम बैठक में राज्य के मंत्रियों समेत विधायकों और सभी बोर्डों और कॉरपोरेशन के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को कांग्रेस कमेटी को आम चुनावों में अपना अपना रिपोर्ट कार्ड देना होगा। इसमें उन्हें बताना होगा कि उनसे संबंधित बूथ पर आखिरकार कांग्रेस का प्रदर्शन खराब क्यों रहा। साथ ही उन्हें पता लगाना होगा कि लोगों को उनसे क्या उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद सभी जिला अध्यक्ष अपने अपने जिला की फाइनल रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे, जिसे कमेटी बाद में मुख्यमंत्री वीरभद्र समेत कांग्रेस हाईकमान को सौंपेगी। इसके अंदर जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, एक्स चेयरमैन हैं, एक्स एमएलएज हैं और वाइस चेयरमैन हैं बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशंस के, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस बीयरर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जितने भी ऑफिस बीयरर्स हैं और ब्लॉक के जितने प्रेसिडेंट्स हैं, सबका जो एक बूथ है, जो इन सब का बूथ है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड मांगा है कि 2014 का जो ये जनरल इलेक्शन हुआ है उसमें बूथ लेवल पे इन सब कांग्रेस के जो अहम लोग हैं कि कैसा परफॉर्म किया है, इसकी रिपोर्ट जिला अध्यक्ष 3 दिन के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। हार के बाद अब कांग्रेस भी राज्य में मोदी लहर से इनकार नहीं कर रही। राज्य कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान का कहना है कि अगले 1 महीने में कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर लेगी और रिपोर्ट में जो भी खामियां सामने आएंगी उन्हें राज्य की कांग्रेस सरकार और संगठन दोनों मिलकर दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे। कहाँ हमसे और कांग्रेस से, सरकार से और संगठन से किस तरह की कमियां रही और लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम ये सारा प्रोसेस चालू हो चुका है और 1 महीने के अंदर पूरी अच्छी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि कहाँ हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लोगों के बीच जाने की ज़रूरत है, कहाँ हमारे से कोई कमियां रही है उसको दूर करेंगे। हमारे पास अभी 3.5 साल की गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में है और अच्छा काम हमने किया था। पहले 14 महीने में अच्छे काम शुरू किए थे और आगे उसमें कोई कमी रही होगी, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता होगी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट और सरकार मिलकर काम आगे करेगी और लोगों की सेवा में आगे बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में चारों संसदीय सीटों पर बीजेपी की जीत ने आम जनता में नया इतिहास कायम किया है। अब तक जिस भी राजनीतिक दल की सरकार इस राज्य में होती थी, आम चुनाव में ज्यादा सीटें भी उसी के खाते में जाया करती थी। लेकिन अब की बार कांग्रेस की राज्य में सरकार होने के बावजूद पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई। वहीं अब कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है कि हार की वजह वाकई ही मोदी लहर थी या फिर कुछ और। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। शिमला के जतोक के बनूटी में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला को उसी के घर पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। सुषमा नाम की यह महिला जतोक के महिला केंद्रीय विद्यालय में नियुक्त थी। बताया जा रहा है कि यह घटना बनूटी के उदासीन आश्रम के पास घटी, जहां उसे गोली मारी गई। वहीं घटना का पता तब चला जब महिला का पति बाजार से घर पहुंचा। उसने फौरन पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू करी। पुलिस आसपास के इलाके में बंदूक के लाइसेंस धारकों से इस सिलसिले में पूछताछ कर रही है। कॉलेज चुनाव से पहले ऊना में एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। मामला बैच फाड़ने से लेकर शुरू हुआ, जो बाद में हाथापाई पर जाकर खत्म हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऊना में लोकसभा चुनाव जहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए,
लेकिन वार्षिक कॉलेज में वोटिंग से पहले ही राजनीतिक संघर्ष खूनी जंग में बदल गया है। ऊना के पीजी कॉलेज में एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बैच फाड़ने से लेकर शुरू हुई खींचतान इस कदर बड़ी कि जल्द ही मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों के लगभग 1 दर्जन कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए, जिसमें 3 छात्र घायल हो गए। एबीवीपी इकाई के अध्यक्ष रजत ठाकुर ने कहा कि सुबह एबीवीपी का एक कार्यकर्ता कॉलेज में आए छात्र के दस्तावेज भर रहा था। इसी दौरान आउटसाइडर के बिना किसी कारण से उसका बैच फाड़ा गया और उससे मारपीट की गई। एबीवीपी ने कहा कि अगर महाविद्यालय में आउटसाइडरों पर रोक न लगाई गई तो एबीवीपी के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, घेरा डाल लिया मेरे को और मेरे को बीच में खड़ा कर दिया। मेरे को कहता मेरे तेरे साथ लड़ना है। ये मेरे साथ ऐसे लड़ने लग पड़े। फिर उसने मेरे को 2 थप्पड़ लगाए। फिर मैंने कहा रुकना था, फिर मैंने भी लगा दिया उसके थप्पड़। फिर बाद में इन्होंने शेल्टर बंद कर दिया, वहाँ पे मेरे को पीटने लग पड़े। फिर बाहर गए, बाहर फिर सारे इकट्ठे होके आ गए एनएसयूआई वाले, मेरे को और मेरे फ्रेंड को इन्होंने फिर पीटा। वहाँ पे कैंपस में सारी जगह पीटते गए। फिर हम कॉलेज में गए, वहाँ पे फिर पुलिस आई और फिर जबकि एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता कॉलेज में शैक्षणिक माहौल को खराब कर रहे हैं और अपने साथ आउटसाइडरों को लेकर कॉलेज के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। आप सारे वर्किंग कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर हो रहे हैं, ठीक है। आप फॉर्म लैन करना भाई बोले कैंटीन चल जा, कैंटीन जिन्ने नहीं आने उन्हें फॉर्म लगे वापस आया। मैं कैंटीन से जल्दी बाहर आया, ठीक है। एबीवीपी 2 कार्यकर्ता, ठीक है, मेरा मारपीट करनी शुरू कर दी, ठीक है। मेरे नक च मेरे ज़्यादा कुछ मारा इन्होंने, ठीक है। मैं थोड़ी अपने आप को बचाने की कोशिश की, मैं बाहर आया तो इन्होंने मतलब फ्रेंड आ गया उन छड़ाया मैंने, ठीक है। आप थले आए, ठीक है। थले आके जिदा ही मतलब मेरे नाल दे बाकी फ्रेंड्स आए जे कार्यकर्ता साडे नाल दे, ठीक है। उन्होंने आके सानू छड़ाने की कोशिश की। फिर एक जो मतलब दूआ मुंडा है कृष्ण, उन्होंने चपेट मारती है। फिर लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। फिर आप प्रिंसिपल रूम लै गए थे। यह रोज़ का काम है, कल भी यही होया। कल मतलब कार्यकर्ता कोई कॉलेज छड़ चुका, ठीक है। कल उन्होंने मेरे नाल मारपीट की थी। वहीं पुलिस ने दोनों संगठनों की ओर से शिकायत आने की पुष्टि की है। हालांकि अभी तक पुलिस किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है, लेकिन दावा है कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। इनको कुछ इलेक्शन से कंसर्न कोई बातचीत चली हुई थी कि जो आपस में एबीवीपी के और एनएसयूआई के जो बिल्ले वगैरह लगाते हैं अपने चेस्ट में या इसमें सामने, इसी बात को लेकर के कहते हैं इनका आपस में गर्मा गर्मी हुई और इसी पर कल भी बहस वगैरह हुई थी। लेकिन आज तो आपस में नोक-झोंक होगी। जो दोनों को मामूली चोटें आई हैं, ये दोनों एबीवीपी और अपना एनएसयूआई का दोनों लड़कों का मेडिकल करा रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट के बाद जो भी इसमें रिपोर्ट्स आएगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी घटना के बाद से कॉलेज प्रशासन सतर्क हो गया है, जबकि कॉलेज में अभी तनाव व्याप्त है। डे एंड नाइट न्यूज़ के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कार्यालय द्वारा 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। प्रोफेसर वाजपेयी का सेवाकाल इसी महीने 24 तारीख को पूरा होने जा रहा था। वहीं उन्हें सेवा विस्तार दिए जाने पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की एससीए ने वीसी हटाओ मुहिम शुरू की है। एसएफआई संचालित एससीए का आरोप है कि वर्तमान वीसी के रहते हुए विश्वविद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी की सेवा विस्तार दे दिया गया है, तो दूसरी तरफ उनके सेवा विस्तार का विरोध भी तेज हो गया है। उनके सेवा विस्तार से पहले ही एससीएस ने उन्हें विश्वविद्यालय से हटाने की मांग एक बार फिर से शुरू कर दी है। इस बाबत एससीए ने विश्वविद्यालय में जोरदार विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांग को आगे बढ़ाया। एससीए का आरोप है कि जिन उपलब्धियों की बात करके कुलपति खुद के लिए वाहवाही बटोर रहे हैं, उसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। ये है हमारा जो माननीय कुलपति हैं एडीएन वाजपेयी, जो 22 मई 2011 का जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का एक काला दिन था, जब मध्य प्रदेश में जब इनको वहाँ से बर्खास्त किया गया था, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ पे इनको कुलपति के रूप में इनको यहाँ बुलाया गया। 3 साल इनको विश्वविद्यालय में आए हुए हो गए हैं, लेकिन अगर हम उन 3 साल की बात करें तो 3 सालों में कोई भी ऐसी स्टूडेंट पॉलिसी जो स्टूडेंट फेवर में कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई है। माननीय कुलपति महोदय ने अपनी उपलब्धियां गिनाई है।
इस दौरान छात्रों ने अलग अंदाज में नुक्कड़ नाटक के जरिए अपना विरोध दर्ज करवाया। एससीएस ने आरोप लगाया कि पिछले 3 सालों में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कई विरोधी फैसले लेकर प्रदेश के आम और गरीब छात्रों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला है। बहरहाल ऐसे में देखना होगा छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन का विश्वविद्यालय कुलपति पर कितना असर पड़ता है। अपने लिए फैसिलिटी की बात करें तो 3 गाड़ियां उन्होंने रखी हैं, जबकि डे स्कॉलर्स की अगर हम बात करें, जब हम एससीए यहाँ 1 साल से मुद्दा उठा रही थी कि एक बस भी जो डे स्कॉलर के लिए प्रोवाइड किए जाए, लेकिन उसमें अथॉरिटी के हाथ खड़े हो जाते हैं। डीएसडब्ल्यू की बात करें, रजिस्ट्रार की बात करें, किसी भी सबकी पावर जो है वीसी ने अपने हाथ में ले रखी है। अगर जहां उनका एक काम होना चाहिए, माननीय एक विंग वाइस चांसलर उनका काम होना चाहिए था स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी जो डिक्टेटरशिप यहाँ पे चला रखी है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, जिससे स्टूडेंट तो सफर कर ही रहा है, साथ ही साथ जो एम्प्लॉइज की अगर हम बात करें तो वो भी इसमें सफर कर रहा है। शिमला से कैमरामैन राजेश के साथ मोहित प्रेम शर्मा की रिपोर्ट, DN नाइट न्यूज। सोलन जिला अस्पताल में आधी रात को एक महिला की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल लाया गया, जहां ENT की डॉक्टर मौजूद थी। महिला की हालत को देखते हुए डॉक्टर द्वारा विशेषज्ञ से संपर्क साधा गया और उन्हें आने को कहा गया, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने फोन पर ही इंजेक्शन लिखवाकर अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह इंजेक्शन दवा की दुकान पर नहीं मिला, जिसके चलते फिर से विशेषज्ञ को फोन लगाया गया, संपर्क साधा गया तो उन्होंने महिला के लिए दूसरा इंजेक्शन लिखवा दिया। एक एक पल बीतता जा रहा था और महिला की तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। इस पर विशेषज्ञ चिकित्सक ने अस्पताल में आए बगैर फोन पर ही महिला को PGI रेफर कर दिया। जी हां, फोन पर ही महिला को PGI रेफर कर दिया। इस दौरान महिला के परिजन विशेषज्ञ चिकित्सक को अस्पताल आने के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन चिकित्सक ने उनकी एक ना सुनी। आखिरकार बीमार महिला ने हौसला छोड़ दिया और कुछ ही देर बाद वो चल बसी। मरीज की मौत की पुष्टि से ही उपस्थित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस को चिकित्सक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। लेकिन ऑन कॉल ट्रीटमेंट बता रहा होता, उसके लिए तो कुछ नहीं किया। अभी भी टेलीफोन नहीं उठा रहा, कोई और ही पेशेंट आ जाए इमरजेंसी के अंदर। आप अभी भी यहाँ भी ऑफिस भी यहाँ से टेलीफोन नहीं रहा, क्या मतलब ऑन कॉल ड्यूटी का रिस्पांसिबल डॉक्टर MS 12 बजे मेरी माता जी को लेके आए, जिनको सांस लेने में दिक्कत लग रही थी, ठंडा पसीना था। डॉक्टर ने देखा, उन्होंने डॉक्टर उत्पल को कॉल की। डॉक्टर उत्पल ने फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन दिए कि ये इंजेक्शन लगा दिए जाएं, पर जब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, डॉक्टर को दोबारा फ़ोन किया। उन्होंने कहा आप इन्हें PGI रेफ़र कर दीजिए। डॉक्टर ने आने की कोई कस नहीं किया। वो बेचारा सारा दिन का थका होता है, क्यों, सरकारी जॉब है। अगर वो टाइम पे आ जाता शायद बच जाते। अगर इंजेक्शन लिखा वो नहीं मिला, डॉक्टर यहाँ उपस्थित होता तो शायद उसका अल्टरनेट इंजेक्शन मिल जाता तो कुछ हो जाता। हम चाहते हैं कि डॉक्टर उत्पल के अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हाउएवर जो पेशेंट ने कहा, पेशेंट के अटेंडेंट ने हमें बताया है, तो मैं इसके बारे में जो है डिटेल इंक्वायरी की जाएगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इस पूरे मामले पर बात करते हैं सोलन में मौजूद अपने संवाददाता मनोज शर्मा से। मनोज जी, अपने आप तरह का अजीब मामला है। फोन पर ही दवाई लिखवाई जाती है, नहीं मिलती, फिर फोन पर ही रेफर किया जाता है। विस्तार से समझाएं थोड़ा। जी रूपक, ये घटना जो है वो पिछली रात को है। लगभग 12:30 बजे एक महिला को कोई बीमारी हुई, जिसके चलते उसको जो है वो हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में जैसे ही लाया तो वहाँ पे जो डॉक्टर मौजूद था, वो EMT की वहाँ पे डॉक्टर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि उस लेडी को जो है वो सांस लेने में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए जो वो लेडी को वहाँ पे लाया गया था। तो उस डॉक्टर ने जो है वहाँ पे एक डॉक्टर इमरजेंसी के लिए हर चीज का जो है वो सारे हॉस्पिटल्स में रखा जाता है, तो वो भी वहाँ पे वैसा ही था। तो जब उन्हें फोन पे कॉन्टेक्ट किया गया तो उन्होंने फोन पे ही एक इंजेक्शन लिखवा दिया, जो कि उस पेशेंट को लगवाने के लिए वहाँ पे खड़ी जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उनको कहा गया था। तो उस इंजेक्शन से उस लेडी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज वहाँ पे जो है वो सोलन शहर के काफी बुद्धिजीवी वर्ग, काफी लोग जो वहाँ के आसपास के हैं, वो सभी जो है वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे और सभी ने जो है वो वहाँ पे डॉक्टर को फोन करना शुरू कर दिया था। और लेकिन फिर भी जो है वो डॉक्टर ने हॉस्पिटल आने की जहमत नहीं उठाई। बाद में जो है वो डॉक्टर ने फोन पे ही ये कह दिया कि इसे जो है वो आप PGI ले जाइए, वहाँ पे ही इनका इलाज होगा। जी रूपक। मनोज, पुलिस में मामला दर्ज हुआ है, कोई कार्रवाई हुई अभी तक?
जी रूपक, अभी पुलिस में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल का प्रशासन है, जो सीएमओ है, सीएमओ से हमारी बात हुई थी, तो सीएमओ का कहना है कि अगर जो है वो डॉक्टर द्वारा ऐसी कोई अनियमितताएं जो है वो बरती गई है तो उसके ऊपर जो है सख्त जो है वो एक्शन लिया जाएगा, और उसके ऊपर अभी जांच उन्होंने एक कमेटी बना के उस पर जांच बिठा दी है। जी रूपक, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो ये सोलन का मामला है जहां पर एक महिला डॉक्टर की लापरवाही के चलते दम तोड़ गई। महिला को अस्पताल लाया गया, डॉक्टर ने फोन पर ही प्रेस्क्रिप्शन लिखाना शुरू कर दिया, और जब फोन पर जो डॉक्टर इंजेक्शन लिखवा रहा था वो नहीं मिले तो डॉक्टर ने फोन पर ही पीजीआई रेफर कर दिया, ऐसा कहना है परिजनों का। फिलहाल सीएमओ के पास शिकायत कर दी गई है। उसके लिए तो कुछ नहीं, अभी भी टेलीफोन उठा रहा, कोई और ही पेशेंट आ जाए इमरजेंसी के अंदर, आप अभी भी यहाँ से टेलीफोन बीएसएनएल ने पिछले 10 साल से लाभ उठा रहे उपभोक्ताओं को जोर का झटका दिया है। जिन उपभोक्ताओं ने लैंडलाइन कनेक्शन लगवा रखे हैं उन्हें सुविधा न मिलने से केवल किराया ही चुकाना पड़ रहा है और सेवाएं बुरी तरह से चरमराई हुई। ये घटना हमीरपुर की है। हमीरपुर जिला के तहत आने वाली बीएसएनएल की बिना एक्सचेंज के गत 1 माह से ठप होने के चलते लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। हालांकि उपभोक्ताओं की ओर से बार बार बीएसएनएल विभाग के पास शिकायत भी की जा रही है, लेकिन फिर भी समस्या का हल नहीं हुआ है। एक्सचेंज ठप होने के कारण ना तो ब्रॉडबैंड सुविधा, ना ही इंटरनेट और ना ही लैंडलाइन फोन चल रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों में भी एक्सचेंज के ठप होने पर गहरा रोष पनप रहा है। काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। हमारा जो काम है वो मेनली नेट का ही है और 15 दिनों से बंद है, जिसके कारण हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। और स्पेशली फिर उसके बाद पहले तो हमने 3-4 दिन वेट किया, लेकिन जब कोई इसमें कंप्लेंट भी की इसकी, लेकिन जब इसमें कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई तो हमें डोंगल लेने पड़े। तो इसमें वाईफाई भी हमने लिया हुआ था ब्रॉडबैंड में, ना तो इस पर फ़ोन चल रहा है और ना ही नेट मतलब काम कर ब्रॉडबैंड काम कर रहा है। बीएसएनएल के डीजीएम अजित कुमार ने माना कि समस्या विभाग के ध्यान में है और तकनीकी खराब के कारण परेशानी बन रही है। उन्होंने बताया कि एक्सचेंज में तकनीकी उपकरण मंगवाया है और आते ही एक्सचेंज कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन इसको जल्द से जल्द इसको ठीक करे, लेकिन प्रशासन मैं समझता हूँ वो अधिकारियों की बात करते हैं, वो बोलते हैं एसडीओ साहब से बात करो, एसडीओ बोलते हैं जी डीजीएम से बात करो, डीजीएम बोलते हैं जी जीएम साहब से बात करो, तो ये आपस में ही उलझा रहता है। अब जनता की परेशानी जायज है, लेकिन विभाग उपकरण के न होने का रोना रो रहा है। देखना होगा कि अधिकारी कब तक जनता से किए वादे को पूरा करते हैं। हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। तो हिमाचल समाचारों में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।